हेलो बच्चों, लगभग आपकी सभी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये लास्ट टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, ये है लोकमत, मास मीडिया की भूमिका, पब्लिक ओपिनियन, रोल ऑफ मास मीडिया। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है? जॉस गैसल की। जॉस गैसल भी बोलते हैं, J.A. गैसल भी बोलते हैं, और जॉस आर्टिगेक गैसल इनका नाम है। इनकी डेफिनेशन है कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशंस अधिकतर पीजीटी नेट के एग्ज़ाम्स में आजकल तो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ से पूछने लगे हैं, तो उनमें मेनली आती हैं। तो लास्ट टाइम भी इस तरह से ही फ्रंट में एक डेफिनेशन थी, वो आई थी। तो इस तरह की डेफिनेशंस पर हमें ध्यान देना है, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, और अपना बीए और एमए का सिलेबस तो है ही। मेन आता है लोकमत टॉपिक से है ये कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी परिभाषाएं भी और भी दी हुई हैं, उनको भी देखेंगे, जो एक अर्थ के तौर पर समझा दिया गया है। अब आता है लोकमत का अर्थ क्या है। लोकमत का महत्व जैसे कि यहाँ पर दिया है कि साधारण शब्दों में यहाँ दिया है कि सामान्य सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में जनता का मत ही लोकमत कहलाता है। और हम अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन लाए निकाल कर, तो किसी भी कार्य विशेष में जब हम लोगों की आवश्यकता होती है कि हमसे राय पूछी जाए कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो लोकमत कहलाता है। जैसे एक बहुचर्चित शो है बिग बॉस, हालांकि मैं नहीं देखती, 1-2 सीज़न पहले देखे थे, अब नहीं देखती, काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है वो पब्लिक ओपिनियन है, और बहुत सारे डांस शोज़ भी आते हैं जिसमें पब्लिक ओपिनियन मेन मायने रखता है। तो जो लोकमत है उसको लोकमत कहा गया है कि बंदे की जीत और हार लोकमत पर डिपेंड करती है। लोग वोट करेंगे तो उसकी जीत हार क्लियर होगी कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, या फिर कौन बाहर जा रहा है, या फिर कौन अंदर रह रहा है। तो उस चीज़ से आप इस लोकमत एक पॉइंट को, एक शब्द को, एक वाक्य को समझ सकते हो, उससे रिलेट करके कि हम लोकमत किसे कहें। ठीक है, लोकमत से सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हम वोट करते हैं। लोकमत किसी हित को लेकर या फिर अहित को लेकर भी किया जा सकता है। एक पॉजिटिव पॉइंट पर भी कर सकते हैं और एक नेगेटिव पॉइंट पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। बस अब देखते हैं कि लोकमत का महत्व क्या है। ठीक है, साधारण शब्दों में समझा दिया गया कि जनता का जो मत है, किसी भी समस्या को लेकर जनता का मत या जनता की राय पूछना ही लोकमत कहलाता है। किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा एक देश की शासन व्यवस्था का संचालन जनता द्वारा प्रकट या तो मौन स्वीकृति के आधार पर किया जा सकता है या फिर वोट के आधार पर। यह बात न केवल प्रजातंत्र बल्कि राजतंत्र, तानाशाही शासन, कुली तंत्र और विदेशी शासन के संबंध में भी पूर्ण रूप से सत्य है या फिर कही जा सकती है। तो इन सारी डेफिनेशंस को आप रख के, पॉइंट्स को रख के आपसे सत्य और असत्य क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इन विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत का महत्व निम्न प्रकार से देखा गया है। निम्न प्रकार से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार से देखा गया है। बहुत से लोग हैं नोट्स बना के करते हैं, मैं भी नोट्स बनाकर बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नोट्स निकालना,
फिर बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक है, कहाँ है, कौन से नोट्स हैं। तो ये नोट्स तुम्हारे सामने है। वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, वीडियो क्वालिटी तुम लोग 720 कर लेना या फिर 480 कर लेना, आप लोगों को ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक इसमें शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी वहाँ पर ये पिक्स सेंड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप लोग इनको ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजतंत्र व्यवस्था में राजा की स्वेच्छाचारित तथा निरंकुशता को रोकना। जब राज्य व्यवस्था होगी, राजतंत्र होगा, तो उसमें बहुत से राजा अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ जो राजा होते हैं वो निरंकुशता से भरे होते हैं और उनका शासनकाल अच्छा नहीं होता। तो उसमें जनता को हस्तक्षेप करना होता है और उसका विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है विदेशी शासन के कुप्रभावों को रोकना। जैसे कि लास्ट टाइम अभी देखा था, हमारी स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा संग्राम हुआ, इतनी बड़ी आहुतियाँ गई कि अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता पाने के लिए कितना झगड़ा, कितने आंदोलन करने पड़े। वॉइस थोड़ी सी धीमे चल रही है, आप लोग जो थोड़ा स्पीड में करना चाहे, आपके हाथ में सब कमांड होती है फ़ोन की, तो आप स्पीड तेज़ करके भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा स्लो वर्जन में जाता है। कुछ बच्चे बोलते भी हैं जस्ट मैम स्लो हो, इट्स ओके। तुम्हें बात समझ आनी चाहिए, स्लो है या वो सब की आपके हाथ में है, आप स्लो करके देखें या फिर उसको स्पीड को फास्ट कर लीजिए तो आप फास्ट सुन सकते हैं। ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है चीज़ें बताने का, चीज़ें समझाने का, चीज़ें समझने का, बातों को जानने का। ठीक है, नेक्स्ट चलता है विदेशी शासन के कुप्रभाव। ठीक है, लोक मत का महत्व न केवल राष्ट्रीय शासन की स्थिति में वरन विदेशी शासन में भी होता है। विदेशी सामान्यतः अपने हित की ही चिंता करते हैं और ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं जिससे विदेशी शासन स्थायी हो जाए, और ऐसी स्थिति में विदेशी शासन कुप्रभाव को रोकने का प्रबल तरीका और सबसे बड़ा तरीका लोकमत ही होता है, और लोकमत की इसमें आवश्यकता होती है ताकि वो सबके लिए हितकारी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोकमत प्रजातांत्रिक शासन का प्राण। प्रजातांत्रिक क्योंकि प्रजा के लिए है और प्रजा के मत से है। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे ये जो 3 कृषि कानून आए थे, लेकिन लोकमत ने अपनी राय दी और उन 3 कानूनों को हटवा दिया क्योंकि उन्हें लगते थे कि वो उनके काम के नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए लोकमत जो जनता की राय है वो सबसे बड़ी होती है, वो सर्वोपरि होती है। ठीक है, लोकमत प्रजातांत्रिक शासन का प्राण। लोकमत का राजतंत्रात्मक शासन और विदेशी शासन में महत्व होता है, किंतु प्रजातंत्र का तो लोकमत ही प्राण होता है। यदि प्राण शास्त्रीय सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगती है तो वह जनता की सरकार नहीं रह जाती। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने आप को जनता के दृष्टिकोण के संपर्क में रखे। उसे ऐसी ही नीति का अनुसरण करना होता है जिसका समर्थन जनमत करता है। ठीक है, सिंपली वे में मैंने तुम्हें बता दिया, सेम वही बात है। आप बुक की लैंग्वेज लिखो या फिर अपने आप जो आपने अनुभव किया आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लोकमत प्रजातांत्रिक शासन का प्राण है। तो इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे महत्व हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, नंबर 1 शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। जो शासन निरंकुश होते हैं तो हम उनको अपनी राय के अकॉर्डिंग रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें पेजेस आगे पीछे हैं तो मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट नंबर कौन सा है। 144, 60, 41, 42, हाँ 138। ठीक है, हाँ नंबर 2 आता है सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण। ठीक है, जनता जनार्दन जब सब जानती है तो सरकारी अधिकारियों पर भी नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट आता है सरकार का पथ प्रदर्शन, क्या सही है क्या गलत है। जनता अगर पढ़ी लिखी होगी, उनके मत में जान होगी, उनका मत
वो जानती होगी कि किस हित में, कौन सी चीज़ में हमारा हित है और कौन सी में अनहित। तो सरकार को भी अपने फैसले चेंज करने पर परिवर्तित करने पर मजबूर कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण। जनमत स्वार्थी बेईमान राजनीतिज्ञों और नेताओं पर नियंत्रण रखता है, जिससे सरकार को अपने मित्रों, संबंधियों, स्वार्थ सिद्ध का साधन न बना ले। ठीक है, जैसे सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, तो सरकारों को जाने का भी डर रहता है कि जनता आज है, आप 5 साल के लिए बने हो, और जनता आज आपके साथ है, लेकिन आपके फैसले अगर गलत होंगे तो जनता कल आपके साथ नहीं होगी। तो इसका भी सरकार को डर रहता है। नेक्स्ट है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। प्रत्येक नागरिक अपना विरोध शांति के साथ प्रदर्शित कर सके, इसका भी ध्यान सरकार को ही रखना होता है। जैसे इसके लास्ट पॉइंट्स में लिखा है कि लोकमत के महत्व के संबंध में ह्यूम लिखते हैं। मेन डेफिनेशन है आशीर्वादम की भी और ह्यूम की भी। ह्यूम कहते हैं कि सभी सरकारें चाहे वे कितनी भी दूषित हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर ही रहती हैं। ठीक है, कि कोई भी सरकार है, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो लोकमत पर ही निर्भर रहती है, चाहे वो 5 साल तक कितना भी उद्दंड मचाए, लेकिन एट लास्ट उन्हें जनता जनार्दन पर ही निर्भर रहना होता है। ये कहते हैं ह्यूम। एक बार और देख लेते हैं। सभी सरकारें चाहे वे कितनी भी दूषित हों, कितनी भी बुरी हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, अच्छा ह्यूम ही इसमें बोलते हैं कि लोकमत प्रजातंत्र की आत्मा ही है। लोकमत प्रजातंत्र की आत्मा ही है। ठीक है, लोकमत प्रजातंत्र की आत्मा ही है। आशीर्वादम कहते हैं कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है। आशीर्वादम कहते हैं कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है। ठीक है, जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता है, ये कहते हैं आशीर्वादम। ये डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेगी। नेक्स्ट आता है लोकमत का अर्थ एवं परिभाषा। अब तक तो अर्थ तो भी क्लियर हो चुका है, परिभाषाएं भी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चंस में तुम्हारे आएंगी तो उनको देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फोकसली इनको नहीं रीड करूँगी, हालांकि ये बनता है कि आप डेफिनेशन रीड करो, आफ्टर दैट उसको क्लियरिफाई करो, क्योंकि स्पष्टीकरण, जब डेफिनेशंस हम करते हैं तो डेफिनेशंस का स्पष्टीकरण बहुत मायने रखता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्राइस कहते हैं कि लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो सार्वजनिक हित से संबंध विषयों के बारे में रखते हैं। ठीक है, हित के संबंध के बारे में रखते हैं। लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो सार्वजनिक हित से संबंध विषयों के बारे में रखते हैं। जो उनके सार्वजनिक हित होते हैं, उनके बारे में जो हित हैं उनसे रिलेट करता है लोकमत, ये कहते हैं ब्राइस। दूसरा है गिन्सबर्ग कहते हैं लोकमत का अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों व निर्णयों के समूह से होता है जो बहुत बारीक लिखा हुआ है एक्चुअल। लोकमत का अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों व निर्णयों के समूह से होता है जो लगभग निश्चित रूप से प्रतिपादित होते हैं, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है और उन्हें मानने वाले लोग उन्हें इस अर्थ में सामाजिक समझते हैं कि वे अनेक मस्तिष्कों द्वारा एक साथ विचार करने के परिणाम है। मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ एक चीज़ पर अपना मत प्रकट करते हैं, एक ही विचार पर अपना मत प्रकट करते हैं, कि
दो पार्ट कर दिए, एक नेगेटिव है या फिर एक पॉजिटिव है, या फिर एक दूसरे वे में पॉजिटिव है, एक दूसरे वे में पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक के समर्थक 10 हुए तो दूसरे के समर्थक 90 हुए। तो यहाँ पर बात आ रही है कि कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका फोकसली तोड़ या फिर सल्यूशन एक साथ मिलकर बहुत सारे मस्तिष्क करते हैं, और वो एक ही पॉइंट पर करते हैं कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे करके कि ये सत्य है या असत्य है, तो उसको सत्य कहने वालों की संख्या 90% है और उसको असत्य कहने वालों की संख्या 10 है। तो इस तरह से जो मस्तिष्कों का फोकस है उसकी बात करता है जिन्स पर, कि बहुत सारे मस्तिष्क जिस बात को प्रामाणिकता देते हैं उसे लोकमत कहते हैं। फिर आता है सोल्टाउ और डू। सोल्टास पढ़ा था वैसे हमने। ये कहते हैं सोल्टास और डू, सोल्टाउ और डू, ये इन परिभाषाओं के आधार पर, इन सारी परिभाषाओं के आधार पर लोकमत की 3 विशेषताएं बताते हैं। 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? एक है जनसाधारण का मत। जनसाधारण का मत बहुत ही आवश्यक है किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी पक्ष और विपक्ष को लेकर। दूसरा है विवेक पर आधारित स्थायी विचार। जब आपने किसी चीज़ को अच्छा बताया है तो आप उस पर अडिग रहें, ये है विवेक पर आधारित स्थायी विचार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पेज मैंने बताया पहले ही, आगे पीछे हो रखे हैं तो देखते हैं आगे। ये 38 के बाद नहीं है, नेक्स्ट 39 देखते हैं किधर है। 142, 141, 144, नहीं है, एक सेकेंड सर्च कर लेती हूँ पहले। ओके, मिल गया। नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना से प्रेरित। जो भी आपकी राय है वो लोक कल्याण से प्रेरित होनी चाहिए, ठीक है। अब निष्कर्ष निकल कर आता है, डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि लोक कल्याण की जो भावना है ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लोकमत की, ठीक है। लोकमत की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और कहते हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद, बड़ी मत वास्तविकता लोकमत है। बड़ी मत वास्तविक लोकमत है। लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, जो जन कल्याण की प्रेरणा से, भावना से प्रेरित हो। फिर आता है लावेल। लावेल अपनी बात कहते हैं कि लोकमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता और न ही एक मत की आवश्यकता होती है। कोई भी मत लोकमत का रूप धारण करने के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे अन्य मत भागीदार न हो, परंतु भय के कारण नहीं वरन दृढ़ विश्वास के कारण उसे स्वीकार करता हो। कि लोकमत ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि आपका विश्वास हो, ना कि आपसे किसी ने डर के कारण या फिर किसी लोभ लालच के अकॉर्डिंग आपसे मत लिया हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहा है लावेल ने। ठीक है, लास्ट आता है इसका निष्कर्ष निकलकर, लोकमत सामान्य जनता के स्थायी विचारों पर आधारित वह विवेकपूर्ण विचार होता है जो आवश्यक रूप से जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो, ठीक है। अब चलते हैं लोकमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई। इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मानव तत्व। इसमें मानव तत्व मेन पॉइंट कहलाता है। मानव तत्व को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ठीक है। इनको देखते हैं पहले। प्रथम श्रेणी क्या कहती है?
प्रथम श्रेणी कहती है, प्रथम श्रेणी में विधायक, समाचार पत्रों के संपादक और संवाददाता तथा राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण सदस्य आते हैं, जो लगभग संपूर्ण समय और शक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में ही व्यतीत करते हैं। तो जो कि लोकमत के लिए ही प्रस्तुत होते हैं, उनके पास कोई और कोई काम ना होकर बल्कि लोकमत या लोकहित के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए ही वो अपने आप को समर्पित रखते हैं। नंबर 2 है, दूसरी श्रेणी के अकॉर्डिंग वे बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति आते हैं, जो अपना साधारण कार्य व्यापार करते हुए सार्वजनिक मामलों को समझने और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कि आप अपना कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, और जिनको समझ नहीं आ रही है अपने से और नीचे वाले लोगों को आप समझाने का कार्य करते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी होती है। नंबर 3 में वे व्यक्ति आते हैं जो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं, तो इन दोनों वर्गों के विचारों से प्रभावित होकर अपने विचारों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकमत के निर्माण में मानवीय तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होता है। पहला, जो इन कार्यों में लिप्त होता है, चाहे विधायक हो, समाचार पत्र के संपादक हो, या संवाददाता हो, या राजनीतिक दल हो। दूसरा, कि अपना दूसरा कार्य भी करते हैं और इन चीज़ों को समझकर निचले अपने और लोगों को भी समझाने का कार्य करते हैं। और तीसरा, जो इन दोनों पार्ट से चीज़ें समझकर अपनी राय तब रखते हो, कि हमने इधर से भी सुना, उधर से भी सुना, सारे न्यूज़ को सुना और अपना निर्णय निर्धारित कर लिया। ठीक है, तो 3 तत्वों में मानव तत्व निहित होता है। दूसरा आता है समाचार पत्र और प्रेस। प्रेस जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, उनके आधार पर जो सूचनाएं इकट्ठे करते हैं जनसाधारण से भी, और जो पुख्ता उन्हें चीज़ें मिलती हैं अपनी सामग्री के अकॉर्डिंग भी, ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इनसे ही जनसाधारण तक चीज़ें पहुंचती है और वो अपना निर्णय मत के लिए ले पाते हैं। गैटल कहते हैं, गैटल ने इसी मत का प्रतिपादन करते हुए, गैटल ने कौन सा मत का प्रतिपादन किया? समाचार पत्र और प्रेस का। कहते हैं कि लोकमत के निर्माण की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक प्रेस भी है, और उसमें भी विशेषकर समाचार पत्र पर काफ़ी कुछ मात्रा में पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं भी आती हैं, क्योंकि पुस्तिकाओं में भी अधिकतर समाचार पत्रों के रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 140 की ओर। ओके, इनको रैपिडली कर लेते हैं। नंबर 3 है रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न। नंबर 4 है मंच या सार्वजनिक सभाएं। नंबर 5 है शिक्षण संस्थाएं। नंबर 6 है धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक संघ। नंबर 7 निर्वाचन। नंबर 8 व्यवस्थापिका सभाएं। नंबर 9 राजनीतिक दल। इनमें से जो भी समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अदरवाइज समझ में तो आ ही जाएंगे। निर्वाचन मैं देख लेती हूँ, एक ये बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। निर्वाचन या चुनाव प्रकारों के एक प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, कई देशों में तो चुनाव के समय इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर दिया जाता है या बना दिया जाता है कि सभी पक्षों का ध्यान राजनीतिक दलों की ओर ही आकर्षित हो जाता है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजनीतिक दलों की ओर ही हम ये देखते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। निर्वाचन के शिक्षात्मक मूल्य के कारण निर्वाचन भी लोकमत निर्माण में साधन के रूप में कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका मतलब कहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं चलती हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर बहस होती है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सभाएं हैं, वो जनसाधारण को प्रेरित करती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उन्हें किसके हित में अपना मत देना चाहिए और किसके हित में नहीं देना चाहिए। तो इसके बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में लासी कहते हैं कि वह जल से वह अधिवेशन लास्की बोलते हैं कि वह राजनीतिक दल जल से
एवं अधिवेशन आयोजित करता है तथा एजेंटों व्याख्यानदाताओं और प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। राजनीतिक दल स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं प्रचार के आधार पर अपनी नीति जनता के सम्मुख रखता है। ठीक है, वह मतलब कि जल से या अधिवेशन आयोजित करते हैं, व्याख्यानदाताओं को प्रचारकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, उनके बारे में जनता को बताया जाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक अपनी अपनी नीतियों को पहुंचाया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। ठीक है, लास्ट की ये कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 141। ब्राइस कहते हैं, ब्राइस के शब्दों में ब्राइस कहते हैं लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण में अभिव्यक्तियों और राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है कि राजनीतिक दल हर भरसक प्रयास करता है अपनी बातें, अपनी अच्छाइयाँ, अपने किए गए कार्य जनता जनार्दन तक पहुँचाने के। ठीक है, ये कहता है ब्राइस। यही बात लास्की ने बोली और यही बात ब्राइस ने बोली, बस शब्दों का थोड़ा हेर फेर था। नेक्स्ट आता है मास मीडिया की भूमिका। अब आया मास मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का क्या रोल है? मेन है मास मीडिया का तात्पर्य कि मास मीडिया है क्या, का तात्पर्य संचार के उन साधनों से है जिनकी पहुंच एक साथ नागरिक समुदाय के बड़े भाग तक होती है। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्र मास मीडिया का एक साधन है। समाचार पत्रों की पहुंच एक साथ कई नागरिकों तक पहुंचती है। जहां तक मास मीडिया की भूमिका का महत्व का प्रश्न है, यह है प्रत्येक शासन व्यवस्था में एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अधिनायकवादी राज्यों जैसे चीन व दक्षिण कोरिया के मास मीडिया स्वतंत्र नहीं होती तथा उस प्रकार सरकार द्वारा कई प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। मास मीडिया पर सरकार द्वारा बहुत सारे नियंत्रण लगाए जाते हैं, जो एक्चुअल बात होती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। मास मीडिया को केवल राज्य के शासक वर्ग के अनुकूल ही विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अधिनायकवादी व्यवस्था में नागरिकों को सभी प्रकार की सूचनाएं नहीं मिल पाती। इन देशों में मास मीडिया का प्रयोग सरकार द्वारा अपनी नीतियों व विचारों का प्रचार प्रसार करने, उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि अधिनायकवादी जो देश होते हैं उनकी मास मीडिया की भूमिका बहुत ही सीमित होती है। इसके विपरीत जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जैसे कि अपना